तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग आगे बढ़े। आज है लेंच लॉ। इसको समझना है। पीडीएफ में ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज है, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे, ग्रुप में शेयर कर दोगे, क्योंकि पीडीएफ हम बाद में भेजेंगे। अभी थोड़ा सा उसको री डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो तुम हमको भी भेज दोगे तो फिर इन लोगों को हम फॉरवर्ड कर देंगे। थोड़ा चेंज किया समझाने के लिए। प्रीवियस जो भी हमारे पास पीडीएफ है उसको चेंज किया है। लेंच लॉ मतलब ये सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे पहला है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को ये बताता है। पहला, व्हाट इज लेंच लॉ यदि आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप कह सकते इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी सर्किट में वो है जो इसने जो प्रोड्यूस किया उसी को वो अपोज करेगा। इसलिए कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ इन ए सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मान लो आप एक मैग्नेट को मूव करा रहे हो टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल, तो कॉइल में वैसा इंड्यूस करंट डेवलप करे जो कॉइल मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करे। मैग्नेट ने कॉइल को मैग्नेट बनाया, अब कॉइल मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। यही लेंज लॉ कहता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक, अब यहां पर देखो ध्यान से, एक मैग्नेट है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, और इसके नियर हमने एक कॉइल को रखा। क्या उसमें इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा? पहला सोचो कि इससे जितने भी फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, कोई भी फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर इंटर नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें किसी तरह का फ्लक्स का चेंजेस नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। पहला, ये चीज दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेट है, अब मैग्नेट का मोशन भी तो नहीं है, कुछ एरो भी नहीं बना हुआ है, मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहता है कि जब तक कि रिलेटिव मोशन नहीं होगा कॉइल और मैग्नेट का, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं करेगा। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं है, प्लस लिंक्ड भी नहीं हो रहा है। क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए और सारे बच्चे क्लासरूम के बाहर हैं। नो चेंज इन फ्लक्स। स्टूडेंट का इनरोलमेंट का या जो भी क्लासरूम में है वो कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है, पूरा क्लासरूम एम्प्टी है, खाली है, इसलिए ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? अब सेकेंड सिनेरियो देखिए, कहता है कि नॉर्थ पोल, फर्स्ट स्लाइड ले लिया, ये एक मिनट, एक एक का ले लेना, अपने आप ले लीजिए आप। एकदम प्रॉपरली। ठीक, अब सेकेंड सेगमेंट कहता नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के टुवर्ड्स है। ठीक, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद लूप इंक्रीज कर रहा है। कैसे भाई? देखो यहां मैग्नेट का मोशन हुआ, ध्यान देना, प्लस लिंक्ड हो गया।
जब फ्लस्क लिंक्ड हो गया तो उस कंडीशन में राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये थंब इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस कॉइल में जो करंट का फ्लो है वो ऐसे है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट क्या बन गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस कॉइल का ये फेस क्या बिहेव करेगा? नॉर्थ। हमने आपको पढ़ा भी रखा है प्रीवियस क्लास में भी कि जब भी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यदि क्लॉकवाइज हो जाए तो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए यदि यहां पर जिधर से मैग्नेट का मोशन होता है उधर ये ऑब्जर्वर है, इसलिए ऑब्जर्वर इधर होगा। और जब मैग्नेट का मोशन हो रहा है तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? आगे समझ में यहां तक? अब कहोगे कि सर इसमें जो इंड्यूस करंट हुआ तो वो मोशन को कैसे अपोज कर रहा है? तो वहां देखिए ध्यान से कि जब ये मैग्नेट का मोशन हुआ तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड फील्ड का सेटअप होगा वो मोशन को अपोज करने के लिए इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? इस एरो के अलोंग, जो उसके मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करे। इसका मतलब ये एंड नॉर्थ है तो ये एंड क्या बनेगा? नॉर्थ ही बनेगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या हुआ? रिपल्सन। तो देखिए क्या लिखता, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इंक्रीजेस। फिर लाइंस इसमें लिंक्ड हो गए, वो फ्लक्स इंक्रीज कर गया और एक इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन थंब के अलोंग हो गया और जो इंड्यूस्ड फील्ड हो गया वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इंड्यूस करंट का फ्लो हो गया। अब इस इंड्यूस करंट का रीजन क्या है? तो जब नॉर्थ पोल उसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है तो इंड्यूस फील्ड क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है। और जब अपोज करेगा इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा, तभी ना मोशन को अपोज करेगा। इसलिए देखिए क्या लिखा है, टू रिपेल द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल द इंड्यूस करंट इन लूप is in such a direction so that the front face of loop behaves as north pole. Therefore, induced current as seen by observer in anti-clockwise direction. इसलिए यहां पर कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब दूसरा कंड है टोटल। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, थोड़ा पोडियम को हम यहां कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि मैग्नेट को हम मूव कर दे अवे फ्रॉम द लूप। ध्यान दो, क्या कर रहे? अवे फ्रॉम द लूप। तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसे हो गया, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये फेस ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये कर्ल ऑफ द फिंगर क्या हो गया? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये एंड क्या बन जाएगा क्लॉकवाइज के लिए? साउथ। ये आपको हमने पढ़ा भी रखा है कि जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ पोल।
इसलिए ये पोलैरिटी क्या बन जाएगा, साउथ। कहां से, इस यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट। ऑब्जर्वर किधर होगा, मैग्नेट के साइड होगा। क्लियर, आ रहा है समझ में। इसका मतलब जब नॉर्थ है तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं और नॉर्थ को हम अवे फ्रॉम द क्वाल ला रहे हैं, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। तो मैग्नेट का क्या एंड है, नॉर्थ। तो यहां पर इसको मोशन कैसा हो रहा, अवे फ्रॉम द क्वाल, तो अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कब होगा, जब यहां साउथ पोल फॉर्म कर जाए। समझ में आ गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नॉर्थ जब अप्रोच कर रहा है तो उसको अपोज करना है, रिपल्सन, तो नॉर्थ आ जाएगा। नॉर्थ जब अवे जा रहा है तो उसके मोशन को अपोज करना है, तो साउथ आ जाएगा। साउथ अप्रोच करेगा तो साउथ फॉर्म कर जाएगा। साउथ अवे फ्रॉम द क्वाल तो नॉर्थ बन जाएगा। 4 सिनेरियो बनेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, जब ये अवे हो गया तो उस कंडीशन में इंड्यूस्ड ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सपोर्ट करना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर इंड्यूस का डायरेक्शन अवे या जस्ट एंटी पैरेलल टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इसका मतलब इस क्वाल का ये फेस क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो when the magnet is moved away from the coil, the induced EMF will oppose the decrease in magnetic flux, creating an induced field that will try to keep the magnet in place. कोशिश ये करेगा कि वो उसको अट्रैक्ट कर ले और वहां पे साउथ पोल का फॉर्मेशन हो। समझ में आ गया, यही लेंज लॉ है। अब यहां पर देख लीजिए, यही हमारा सिनेरियो था, ये सेकेंड, सॉरी, हाँ, हो गया। अब ये हमारा दोनों कंडीशन था, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। अब इसमें हमने जो ये पार्ट आपको डिस्क्राइब किया वही लिखा है, द इंड्यूस्ड फील्ड दैट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स follows the right hand rule. If we hold our right hand around the coil such that our fingers point in the direction of magnetic field lines, our thumb will point in the direction of induced current. इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, तो कर्ल ऑफ द फिंगर क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें डायरेक्शन कैसा है, नीचे, तो क्या बन गया, ये राइट हैंड, थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्लियर हो गया। देख तो कितना मेहनत पड़ा है एक एक को एक जगह पर डिजाइन करने में। ये इसीलिए थोड़ा सा लेंज लॉ को समझाने के लिए इतना कोशिश किया गया। अब इसी को नेक्स्ट है, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैसा होगा, क्रूशियल लॉ कहता है, क्रूशियल लॉ एक तरह से कह सकते हैं एक्ट कर रहा है। जब मैग्नेट नॉर्थ पोल मूव कर रहा है तो इंड्यूस करंट अपोज करने के लिए नॉर्थ होगा, और मैग्नेट का मोशन यदि अवे फ्रॉम द कॉइल है तो वहां पे साउथ पोलैरिटी आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक जगह हमने यहां पर लिख दिया आपके समझने के लिए। तो डायरेक्शन हम लोग इंड्यूस करंट का राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं। अब आ जाए कंक्लूजन। ध्यान दीजिए, पूरा जितना भी हमने पार्ट पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकला। पहला देखिए, फर्स्ट कंडीशन गौर से देखो, वहां वो ऑब्जर्वर है, मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, तो कॉइल में कैसा डायरेक्शन हुआ,
नॉर्थ है तो नॉर्थ होना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। सेकेंड सिनेरियो, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड सिनेरियो क्या हो रहा है, मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं, ठीक। तो क्या होना चाहिए, मोशन को अपोज करना है तो नॉर्थ है, तो यहां क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब साउथ। तो ऑब्जर्वर को यहां पर ये फील होगा, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये सेकेंड सिनेरियो। चलिए थर्ड सिनेरियो आ जाए। मैग्नेट का साउथ, इसके मोशन को अपोज करना है, तो साउथ पोलैरिटी आ गया, क्लॉकवाइज, ठीक। ऑब्जर्वर वहीं पर है, पोजीशन ऑफ मैग्नेट वहीं है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यही है। थर्ड कंडीशन आ गया, फोर्थ आ जाए। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेट का साउथ अवे फ्रॉम द कॉइल, यहां पर क्या बना, नॉर्थ बना, इसके मोशन को अपोज किया। तो फाइनली ये चार कंडीशन समझ में आ गया। यही चार कंडीशन आपको याद रहना चाहिए बस, और लेंज लॉ का डेफिनेशन दिमाग में। तो एनालिसिस तो ऑलरेडी हम समझ गए, तो जितना हमने पढ़ा उसका एनालिसिस यही एक स्लाइड हो गया। ये हमको याद रहना चाहिए कि इस पे कौन सा पोल का फॉर्मेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक और चीज पढ़ लें कि इट इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब लेंज लॉ होल्ड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ये कहता है कि जैसे मैग्नेट को आप एक क्लोज सर्किट के टुवर्ड्स अप्रोच करते हो, तो हर ये लूप, ये जो करंट या सिंपल जो लूप हमने यहां पर फॉर्म किया है, हर एक लूप, ध्यान दोगे मेरी बात को, एक लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा, ये जो भी लूप बने हैं, ये हर एक लूप मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। हर एक लूप मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, और फाइनली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करने लगेगा। इसलिए ये एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ, ये एंड क्या बना, साउथ। दोनों में रिपल्सन हुआ। जब रिपल्सन होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए आप एनर्जी लगाएंगे, और वो मैकेनिकल एनर्जी होगा। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि उसको आपने क्या बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी कंजर्व हो गया। आ गया समझ में। यही कहता है इट इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। यही हमने कहा कि नॉर्थ पोल बन गया, जो उसके मोशन ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। तो फाइनली यही कहता है कि नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड towards the coil, forming a closed circuit. The induced current flows the circuit to oppose the increase of magnetic flux through the loop or coil. As a result, the coil becomes a magnetic dipole or electromagnet. The face of the loop being approached by north pole of the magnet becomes north pole. ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। और ये क्या बना, साउथ पोल। तो मैकेनिकल एनर्जी होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन नॉर्थ पोल के कारण से, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या कंक्लूजन निकला कि लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, आ गया समझ में। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे पता चले कि लेंज लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ, कोई लैंग्वेज नहीं है,
कोई लैंग्वेज, सॉरी मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, टोटल थियोरेटिकल क्वेश्चन, एक एक नंबर का, मतलब एमसीक्यू के लिए। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? बोलो, ईएमएफ कब डेवलप होता है? अरे जब फ्लक्स में चेंजेस होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या आ गया? चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का मतलब, जब आपको सिंपल एक एग्जांपल देते जिससे बैक ईएमएफ समझ जाओगे। जब बाइक स्टार्ट करते हो तो किक लगाते हो, तो किक क्या अपोज करता है? कभी फील किया है? हाथ से स्टार्ट कर लोगे? नहीं करोगे, क्यों? हो जाना चाहिए था। तो उसके अंदर जो क्वाल है वो क्या करता है? वो बैक ईएमएफ, उसके अंदर ईएमएफ है। जब आप पैर से किक लगाते हो तो मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क करते हो, और वो जो उसके अंदर ईएमएफ है उसको अपोज करने के लिए, तब जाके बाइक स्टार्ट होता है। इसका मतलब देयर इज सम फील्ड इनसाइड द कॉइल। वही कहता है कि बैक ईएमएफ का मतलब देयर इज सम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। वही कहता है सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ, इसलिए इसका नाम पड़ गया बैक ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस करंट हैज नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, व्हाई? उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, क्यों? मैग्नेट का मोशन होगा। अब मैग्नेट का मोशन के अकॉर्डिंग टू इनलाइन लॉ भी पढ़ा कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होता है? हमेशा चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। यदि नॉर्थ पोल जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल तो उसको अपोज करने के लिए साउथ पोल। फ्लक्स को डिक्रीज करा रहा है तो उस कंडीशन में वहां पर क्या बनेगा? साउथ पोल। इसलिए उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू द लूप या जो भी सर्किट है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एक हुआ। यदि डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। फ्लक्स इंक्रीज करने में एंटी क्लॉकवाइज, डिक्रीज करने में क्लॉकवाइज, लेकिन एक डायरेक्शन होना चाहिए, वो तो बदलता जा रहा है, इसलिए अपना डायरेक्शन हुआ ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बार मैग्नेट को आपने फॉल कराया थ्रू ए कॉइल, क्या एक्सलेशन ऑफ द मैग्नेट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा? ये एक कॉइल है और एक मैग्नेट को हमने कॉइल के टुवर्ड्स फॉल कराया। इसका एक्सलेशन मैग्नेट का क्या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, ग्रेटर होगा, लेसर होगा? यही क्वेश्चन है। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के टुवर्ड्स अप्रोच करेगा तो कॉइल में एक इंड्यूस करंट डेवलप करेगा जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो वो कैसा होगा? नॉर्थ पोल। फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, इसका मतलब एक्सलेशन ऑफ मैग्नेट घट जाएगा, जबकि उसका फ्री फॉल हो रहा था इनिशियली। अब वो क्या एक्सलेशन था? जी के बराबर। अब उसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा? जी से लेसर हो जाएगा। इसलिए एक्सलेशन ऑफ द मैग्नेट लेस देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ गया समझ में? ये है ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये पीडीएफ में है,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस में चेंज नहीं किया, इसलिए थ्योरेटिकल किया था। तो यहां पर आंसर वही है, देख लीजिए, नो, ए लेस देन जी। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है मेटालिक लूप इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, विल एन ईएमएफ बी इंड्यूस्ड इन द लूप। नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स में चेंजेस, और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है तो नो चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब जब नो चेंज होगा, कांस्टेंट फ्लक्स रह जाएगा, देयर इज या देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड और इंड्यूस करंट। ठीक, नेक्स्ट कहता है एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच। एक इंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। एक्सप्लेन व्हाई द ईएमएफ इंड्यूस इन द इंडक्टर इज मच लार्जर व्हेन द स्विच इज ओपनड एज कंपेयर टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। इंडक्टर, ये सर्किट है क्या, देख लेते एक मिनट। नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए। ये कॉइल इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अब कहता है कि इंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, चलो बैटरी थ्रू ए स्विच एस, बैटरी का ईएमएफ ई इंडक्टर को एल से कर दिया। सर्किट यही है। कहता है एक्सप्लेन व्हाई द ईएमएफ इंड्यूस इन द इंडक्टर इज मच लार्जर व्हेन द स्विच इज ओपनड एज कंपेयर टू ईएमएफ इंड्यूस व्हेन द स्विच इज क्लोज। जब वो ओपन है तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब स्विच आप ओपन कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो रहा है ओपन सर्किट में, ईएमएफ इज लार्जर। लेकिन स्विच को जैसे ही क्लोज करते हैं तो इसमें करंट का फ्लो हो जाता है, और ये करंट कॉइल है, तो कॉइल जो अप्लाइड करंट है उसको अपोज करेगा, तो देयर इज सम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस ईएमएफ को कम करेगा। इसलिए फाइनली क्या हो गया कि जब ओपन है तो देयर इज नो, क्या कह सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो उसका अपना है वो तो हो रहा है, लेकिन सर्किट के कारण से जो करंट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करंट का इंक्रीज करने का मतलब ग्रोथ ऑफ करंट, और डिक्रीज करने का मतलब डीके ऑफ करंट। तो करंट का जब फ्लो नहीं है तो ग्रोथ और डीके बंद हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ का रीडिंग ज्यादा आएगा। और जब क्लोज सर्किट है तो ग्रोथ एंड डीके इंड्यूस हो गया, इसलिए वो ईएमएफ को डिक्रीज कर देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर दो कॉइल है। क्वेश्चन में कहता है कि एक मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एन एरो between two coils C1 and C2. What will be the direction of induced current in each coil as seen from the magnet? मैग्नेट के साइड से आप आ जाइए, ठीक। तो कहता है कि जैसे मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो कॉइल C2 के फेस के टुवर्ड्स यहां पर कैसा
डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का, साउथ बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, अरे साउथ बनेगा, तो साउथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज। अब ये क्या हो रहा है, कॉइल C1 से पास करके जा रहा है और नॉर्थ अवे जा रहा है, इसलिए कॉइल C1 के लिए फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स जब डिक्रीज करेगा तो उसको अपोज करने के लिए क्या आना चाहिए, साउथ पोल। इसका मतलब C1 में कैसा हो गया, बोलो। अरे इंड्यूस करंट C1 में कैसा होगा, अरे साउथ बनाना C1 में, तो साउथ बनेगा तो क्लॉकवाइज। और यहां जब इसके टुवर्ड्स अप्रोच करेगा तो इसको मैग्नेट को अपोज करेगा, मोशन को, कॉइल C2, उसमें भी कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। इसलिए दोनों कंडीशन में क्लॉकवाइज हो जाएगा, C1 और C2 में। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या, एज द मैग्नेट इज मूव्ड इट्स साउथ पोल मूव्स टुवर्ड द कॉइल, ठीक, किसके, C2 के। तो नॉर्थ पोल जब मूव कर रहा अवे फ्रॉम द कॉइल C1, तो इंड्यूस करंट दोनों में क्या हो गया, क्लॉकवाइज। आ गए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट ए ऑफ द कैपेसिटर व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स इट। जब ये नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, ध्यान दीजिए, तो इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो उस कंडीशन में हम एरो लगा रहे हैं और हमको बता दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा बना, मना। इसका मतलब यहां का पोलैरिटी क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहां का पोलैरिटी क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। अब इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन होमवर्क है। आ गया समझ में, पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था इसमें। तो ये लेंज लॉ वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्लास से जो होगा टोटल मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। इसमें मेहनत हमारी स्लाइड्स की ज्यादा हुई, इसलिए क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा हो गया।